अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी भी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हो, आपने अभी तैयारी शुरू की है, या अगर आप पहले से भी तैयारी करते आ रहे हो, तो आप अभी तक इस कंफ्यूजन में हो कि कोई भी टीचर कैसे कह देता है सेंटेंस देकर कि ये वाला एक नाउन है, या अगर मुझे एग्जाम में पूछा जाए अंडरलाइन करके कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मुझे कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हाल फिलहाल के अगर मैं एग्जाम्स देखूं तो उसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन देकर उसके उसके एक पोर्शन को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस की हेल्प से उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जो सवाल मैंने उठाए हैं ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, कोई भी सवाल मैं घर से लेकर नहीं आ रहा, ये सारे के सारे सीडीएस के पूछे हुए सवाल है। आज मैं उनको ही डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहला ये कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठना और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ठीक है, मैं बीच बीच में नोट्स बनवाता जाऊंगा आपसे, जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको लिखवाता चलूंगा, तो मेरे साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक लाइव क्लास की तरह इस वीडियो को आप देखेंगे, जहां पे मैं नोट्स बनवाता चलूंगा, आप नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरा, अगर आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, अगर आप ऑलरेडी ये सब चीजें जानते हो या आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू कैन स्किप द वीडियो, यू कैन इग्नोर दिस वीडियो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो एक मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट है 1.5 या 2x स्पीड पे देख लो, ज्यादा टाइम इसके ऊपर मत देना अगर आपको ऑलरेडी चीजें पता है, आप जस्ट रिवीजन के लिए देख रहे हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। अब देखो, ऑब्वियसली मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो आपको अभी से पता है कि आंसर क्या होगा। मेरा पर्पस ये है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिखाना या उनका रिवीजन करवाना। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये वर्ड नहीं बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा। क्या लिखा है कि रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। अब देखो, हम लोग सब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, ठीक है, मतलब अगर कोई एक्शन हुआ है तो जो व्यक्ति एक्शन करने वाला है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके जिसके बारे में बात की जा रही है, द पर्सन और द थिंग मेंशन्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसके दो डेफिनेशंस हो सकते हैं। एक तो जो करेगा काम, अगर कोई एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा, जिसके बारे में कुछ बात की जाए, वो हमारे लिए सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या, वर्ब हम किसे कहते हैं? तो वर्ब भैया देख लेना एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, जो एक्शन होगा हम उसे वर्ब कहेंगे। अच्छा, जिसके किसी के ऊपर काम होगा, हम कहते हैं कि हमने कोई काम किया, तो किसी के ऊपर ही तो वो काम किया होगा, तो जिसके ऊपर वो काम किया होगा वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है इंग्लिश का कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। लूज टर्म्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटा बात यह है कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, अगर आपने उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग सबसे पहले अपने दिमाग में कर लिया, तो आधा काम वही हो जाता है, बाकी चीजें उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आइए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आमतौर पर कोई नाउन होता है, आमतौर पर कोई नाउन होता है, या फिर कोई प्रोनाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, या फिर कोई भी एक मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज ये सब नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ये बिगिनर लेवल का वीडियो है। तो या तो कोई नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो कोई नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। नॉन फाइनाइट का मतलब है कि इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आमतौर पर सेंटेंस में यही पाया जाता है। अब देखो यहां पे क्या था, सवाल पर आ रहा हूं। लिखा है रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। मैं सारे वर्ड्स को अलग अलग करूंगा, जो नोट्स बनवाना है वो भी बनवाऊंगा, पहले सुनना। यहां पे एक एक्शन की बात हो रही है कि कोई भोजन करने की बात हो रही है। हाँ जी, कौन से वर्ड से पता चला? रीता देखकर पता चला क्या भोजन करने की बात है? नहीं, ईट्स देखकर पता चला भोजन करने की बात है। तो ये वाला हमारा वर्ब होगा। क्यों वर्ब होगा? रीजन है हमारे पास, ये एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? हमारे लिए वर्ब होगा। अब देखना, दो चीजें समझना। सबसे पहले ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, किसने किया है? कौन खाना खा रही है? रीता खाना खा रही है। तो हम रीता को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि वो डूअर ऑफ द एक्शन है। तो रीता क्या है यहां के लिए? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है यहां का? ईट्स है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं रीता ने खाया, तो सवाल है क्या खाया? क्या खाया? कुछ तो खाया होगा। मैं कह रहा हूं रीता ने खाया, क्या खाया? रीता ने उसका डिनर खाया। क्या खाया? उसका डिनर खाया। अब जो बात मैंने बोली थी वो यहां पे बहुत अच्छे से लागू होगी। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि रीता के बाद ईट्स वर्ब हो गया, तो हम हर को क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बोल रहे? हम डिनर को ऑब्जेक्ट क्यों बोलेंगे? आ सकता है ना कंफ्यूजन दिमाग में। दो चीजें, पहला ये मैंने बता दिया, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट होता है। क्या हर एक नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है।
हमारा ऑब्जेक्ट नाउन होगा। तो मैं अगर कह रहा हूं रीता ने खाया, तो क्या खाया? डिनर खाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हर क्या आ गई, उस पे आएंगे। तो ये क्या है? रीता ईट्स डिनर। रीता सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, डिनर उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, प्रैक्टिस कर करके लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया। कैसे शॉर्टकट निकाला? उन्होंने कहा कि आप पूछो हु या आप पूछो व्हाट, जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और आप पूछो हुम या आप पूछो व्हाट, जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। एक शॉर्टकट ये निकल गया। तो क्या हो गया? रीता ईट्स अ डिनर, रीता ने उसका डिनर खाया। मैंने पूछा किसने खाया? हु ईट्स डिनर, हु का जवाब मिलेगा कि रीता ने खाया। तो रीता क्या हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रीता ने खाया, रीता ईट्स व्हाट। मैंने पूछा रीता ने क्या खाया, खाने का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है कौन सा? हर डिनर। रीता ने क्या खाया? उसका डिनर। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है? इसको आपने लिख लिया अपनी कॉपी पे? चलिए सेकेंड चीज समझते हैं। ये क्या आवाज हो रही है? सेकेंड चीज समझते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि हमें क्या क्या पता चल चुका है। रीता यहाँ का सब्जेक्ट है, ईट्स यहाँ का वर्ब है, डिनर यहाँ का ऑब्जेक्ट है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब सवाल है ये हर क्या है? तो ये हर डिनर लिखा हुआ है यहां पर, ये हर क्या है? तो बच्चे इसे बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो, कि फॉर्म कैसे चलता है? आई नॉमिनेटिव केस, मी एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, ऐसे माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कौन कौन सा होता है? माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। कैसे, मतलब काम क्या है इसका? तो लिखा है रीता ने उसका डिनर खाया। रीता ने किसका डिनर खाया? क्या किसी दूसरे का प्लेट छीन कर खा लिया? नहीं, रीता ने उसका डिनर खाया, मतलब जो रीता को अलॉटेड था उसने वही डिनर खाया। तो ये डिनर के ऊपर अधिकार है, पोजीशन है रीता का। ये किससे पता चल रहा है? ये हर से पता चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या हमने अभी तक देखा? रीता यहाँ का सब्जेक्ट है, ईट्स यहाँ का वर्ब है, डिनर यहाँ का ऑब्जेक्ट है, हर उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एक वर्ड बच गया क्विकली। क्या वर्ड बच गया? क्विकली। अब मैं यहां से दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, ये क्विकली अगर सेंटेंस में नहीं होता तो भी हमारा सेंटेंस सही होता। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये वर्ड, ये जो यहां पे लिखा गया है, ये कोई मीनिंग में तो ऐड कर रहा है, पर इसका ऐसा कुछ खास सेंटेंस में, मतलब कह लो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं भी होता तो भी सेंटेंस का मीनिंग बनता। इसे क्यों लिखा गया? इसे लिखा गया तरीका बताने के लिए। मैंने बोला कि उसने बहुत तेजी से अपना डिनर खाया। कैसे खाया? तेजी से खाया। ये जो क्विकली है, समझना, ये जो क्विकली है, ये इस ईट्स का तरीका बताने के लिए है ना। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। ये जो क्विकली है सेंटेंस में, ये ईट्स का तरीका बताने के लिए। मैंने बोला उसने डिनर खाया, आपने पूछा कैसे खाया, मैनर क्या था। तो जैसे ये हाउ का रिप्लाई है ना, या ऐसे बोलूं कि ये जो मैनर बता रहा है, ये एक एडवर्ब होता है। आमतौर पर सेंटेंस में एडवर्ब का यह काम होता है कि वो किसी वर्ब के बारे में, क्या लिख दिया, वो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, या कभी कभी एडवर्ब के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मैंने बोला उसने खाया, कैसे खाया? क्विकली खाया। तो ये खाने के तरीके के बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये जो ईट्स लिखा हुआ है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्विकली आया है। अब आपको लग रहा होगा देखकर कि ये क्विक से बनकर आया है। क्लीन कर रहा हूं इधर। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये क्विक से ही बनकर आया है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये क्विक से ही बनकर आया है। क्या हुआ है? क्विक को उठाया गया है और इसके आगे एल वाई लगा दिया गया है। एक रूल है जो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि एडजेक्टिव के आगे बहुत बार एल वाई लगा के उसको एडवर्ब बनाया जाता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। आपने बहुत बार सुना होगा संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। विशेषता बताना समझ ही नहीं पाते। वन दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। क्वालिफाइज मतलब क्या? क्वालिफाइज मतलब जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये क्विकली जो है ये ईट्स को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई माने क्या? क्वालिफाई मतलब ये बता रहा है उसके बारे में, ये ईट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये कैसे खा रही है? वो तुरंत खा रही है।
तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनको ही एडजेक्टिव और एडवर्ब कहा जाता है। एडजेक्टिव उस केस में जब ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और एडवर्ब उस केस में जब ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में सेम काम करे। सिंपल है। जैसे अभी मैं बोलता कि रीता बहुत तेज है, रीता इज क्विक। तो अगर मैं बोलता रीता बहुत तेज है, तो मैं किसको क्वालिफाई कर रहा होता, मैं किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता? रीता के बारे में। रीता क्या है? एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है तो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आया तो एडजेक्टिव होगा, तो क्विक क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मैं बोल देता रीता रन्स क्विकली। क्या बोला मैंने? रीता रन्स क्विकली। अब क्या मैं रीता के बारे में बता रहा हूं? नहीं, मैं मैनर बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। रीता कैसे दौड़ती है? रीता बहुत तेज दौड़ती है। तो रीता रन्स का तरीका बताने के लिए क्विकली आया है। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी चीजें दिमाग में आ पा रही हैं आपकी? अब देखो मैंने क्या बोला, हाउ का रिप्लाई करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं, जो तरीका बताए, जो मैनर बताए। इसी तरीके से ना बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो टाइम बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो प्लेस बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही लिखता कि रीता ईट्स हर डिनर, या एट कर दूं इसको, कि रीता एट हर डिनर यस्टरडे। मैं क्या कह देता कि रीता एट हर डिनर यस्टरडे। रीता ने कल ही अपना खाना खाया था, आज उसने नहीं खाया है। रीता एट हर डिनर यस्टरडे। अब ये यस्टरडे क्या होता? तो सिंपल सवाल है, क्या ये समय बता रहा है काम का? कब खाया था? कल खाया था। खाने का समय बता रहा है। खाना एक वर्ब है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, समय के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है ये चीज, पर बताई तो जा रही है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऐसे केस में हम इसको भी एडवर्ब बोलेंगे और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, अब देख लो यहां पे, मान लो मैं कहता हूं रीता ईट्स हर डिनर, रीता ईट्स हर डिनर एट अ रेस्टोरेंट। रीता कहां खाती है भैया? रेस्टोरेंट में खाती है। तो ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट मतलब, हालांकि ये तो प्रीपोजिशन है और उसके लिए ऑब्जेक्ट आ रही है, अलग बात है, पर ये सेंटेंस में क्या काम करेगा? ये सेंटेंस में एडवर्ब प्लेस का काम करेगा। मैं बोल रहा हूं कहां खाती है? रेस्टोरेंट में खाती है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं बेसिकली कि एडवर्ब पकड़ना आसान है। आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, हालांकि है बहुत सारा, पर मैं अभी बिगिनर लेवल पे, बार बार मैं कह रहा हूं बिगिनर लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोई प्रो स्टूडेंट आके मत बोलना कि सर ये तो आधा कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है आधा कॉन्सेप्ट है, मैं फर्स्ट क्लास में सब कुछ नहीं बताना चाहता, है ना? ये बिगिनर लेवल पे। तो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये 3 चीजें याद रखना। कैसे किया गया अगर ये बता दिया तो वो एडवर्ब होगा। कहां किया गया अगर बता दिया तो एडवर्ब होगा। कब किया गया, समय बता दिया गया तो वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब समझ में आ गया। एडजेक्टिव मैंने क्या बोला? नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसे एडवर्ब कहा जाएगा। समझ में आ गया? जिससे काम का बोध होगा, जिसमें जो वर्ड पढ़कर ही आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसने काम किया उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे काम हुआ उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आमतौर पर नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, या कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जेरेंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? मेरे साथ साथ नोट किया ना आपने जितना कुछ मैंने बताया है? अब आ जाओ हमारे सवाल पे। सारा ब्रह्म ज्ञान हो गया, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल क्या था कि रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, ये वाला क्या है? वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ब है। अब मैं हर सवाल में इतना नहीं बताने वाला, ये पहला सवाल था, जानबूझकर मैंने सिंपल सवाल रखा था। जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। अब आगे सवाल आते जाएंगे, वहां मैं और चीजें डिस्कस करता जाऊंगा। आइए, लिखा ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। उसे ऐसा लगा कि जो मूवी थी ना वो ऐसे अचानक से खत्म हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। 2-3 चीजें मैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जो प्रीवियस में हमने डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। ही सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब है। बोलो ये पता कर पाए कि किसने सोचा? उसने सोचा। डूअर कौन है? ही है। क्या सोचा वो आगे देखेंगे। ठीक है, क्या किया? सोचा। तो ये क्या है? वर्ब है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। अब आगे क्या है? आगे है द मूवी। उसने क्या सोचा? फिल्म सोचा? नहीं, उसने ये सोचा कि फिल्म अचानक से खत्म हो गई। फिल्म बहुत बेतुके जगह से खत्म हो गई। ठीक है, मतलब गाना चलते चलते बीच में फिल्म बंद हो गई, ऐसा वाला केस। एब्रप्टली उसी को बोला जाता है जो प्लान ना हो। तो क्या लिखा गया? ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। उसने ऐसा सोचा कि मूवी बहुत अजीब तरीके से बीच में ही रुक गई। सो ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, he thought the he thought the thing। ठीक है,
कि उसने उसके बारे में सोचा, कोई चीज थी उसके बारे में उसने सोचा, ही थॉट द थिंग, ठीक है, या ही थॉट एन आइडिया, लेट्स से ही थॉट एन आइडिया, ऐसे करके। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप अगर मैं आपसे इसमें पूछता तो आप बोलते ये सब्जेक्ट है सर, ये वर्ब है, और मैं यहां व्हाट लगा के देखता हूं उसने क्या सोचा, तो जवाब मिला उसने थिंग सोचा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हु का जवाब था ही, व्हाट का जवाब था द थिंग, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे। अब यहां से इसने क्या किया, द थिंग को हटा दिया। हम तो कुछ भी लगा सकते, हमने लगा दिया द मूवी एंडेड एब्रप्टली। अभी भी तो ये व्हाट का ही जवाब दे रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को, अभी भी तो ये व्हाट का ही जवाब दे रहा है। मैंने पूछा ही थॉट व्हाट, आपने बोला ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। इसका मतलब ये है ये पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस पूरे को हम नाउन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम है तो ये नाउन है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपके दिमाग में फिर ये आएगा कि सर ये तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे तो नाउन केवल मूवी होना चाहिए, इसमें एंडेड लिखा हुआ है जो कि वर्ब है, फिर एक वर्ड लिखा हुआ है एब्रप्टली, तो ये कैसे हो रहा है बच्चे? इसी को ना नाउन क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाउन क्लॉज। बहुत आसान, सुनना ध्यान से। एक होता है नाउन, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपको बताऊं तो एक शब्द है तो वो नाउन है। अब हमने एक नया सगुफा छोड़ दिया मार्केट में, नाउन फ्रेज, और सब परेशान। नाउन फ्रेज किसको कहते हैं? नाउन फ्रेज बहुत सिंपल चीज है। इसका मतलब यह होता है कि जब आपने नाउन के साथ किसी चीज को कंबाइन कर दिया है, नाउन के साथ किसी चीज को कंबाइन कर दिया है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलता ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है और ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो देखना क्या मैंने नाउन के साथ हर को कंबाइन किया है? हाँ जी किया है। तो ये क्या होता? ये होता नाउन फ्रेज। क्या होता? नाउन फ्रेज। इसका मतलब सर ये वाला भी तो नाउन फ्रेज है, फिर ना, ये वाला नाउन फ्रेज नहीं है, ये वाला क्या है? ये वाला नाउन क्लॉज है। घबराना मत, समझा रहा हूं, लगेगा क्या बचकाना चीज है, क्या बच्चों वाली चीज है। नाउन क्लॉज है ये। अच्छा, नाउन क्लॉज भी क्या होता है? नाउन का कॉम्बो होता है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर समझने के लिए आपको फ्रेज और क्लॉज के बीच में अंतर समझना पड़ेगा, ठीक है? एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं। फ्रेज का मतलब होता है दो तीन शब्द, एक से ज्यादा शब्द होंगे, पर उसमें से कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। नोट करना कॉपी पे, उसमें से कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसे फ्रेज कहते हैं। क्लॉज एकदम सेम चीज है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। तो नाउन क्लॉज वो होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। नाउन फ्रेज वो होगा जिसमें एक से ज्यादा शब्द होंगे लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो सुना है जीजाजी छत पर है? एक सब पे एक सीरियल आता था पहले, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं जीजाजी कहां है? जीजाजी इज ऑन द रूफ। अब मुझे बता दो अपनी समझ से कि ऑन द रूफ फ्रेज है या ऑन द रूफ क्लॉज है? अपनी समझ से बताओ, फ्रेज है या क्लॉज है? देख लो क्या है। ऑन द रूफ, ऑन प्रेपोजिशन, रूफ उसका ऑब्जेक्ट। क्या यहां कोई सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। क्या कोई वर्ब है? नहीं। तो ऑन द रूफ का क्या होगा? ऑन द रूफ होगा फ्रेज। लेकिन अगर मैं बोलूं जीजाजी छत पर है, तो मैं क्या कह रहा हूं? जीजाजी इज ऑन द रूफ। कौन छत पर है? हु का रिप्लाई क्या है? जीजाजी, सब्जेक्ट। कहां है? पोजीशन क्या है? छत पर है। इज क्या है? वर्ब। अब क्या हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। तो हम इसे क्लॉज बोले या फ्रेज बोले? क्लॉज बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्लॉज और फ्रेज के बीच का अंतर आपको समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या कहा अभी? हमने आपसे कहा कि ऊपर वाला जो सवाल है इसमें हम फ्रेज से डील कर रहे हैं। ये वाला एक नाउन फ्रेज है। क्या है? एक नाउन फ्रेज है। कैसे पता चला मुझे कि ये नाउन फ्रेज है? मैंने देखा कि यहां लिखा हुआ था ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। मुझे सबसे पहले यहां पे एंडेड दिखा और मेरी आंखें चमकी कि ये वाला तो वर्ब है। अब मैंने चेक किया क्या इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट भी है। मैंने पूछा व्हाट एंडेड एब्रप्टली। व्हाट का जवाब है क्या? क्या मुझे पता है कि क्या अचानक बंद हो गया? जवाब मिला हाजी मालिक, मूवी अचानक से बंद हो गया। इसका मतलब यह है ये वाला क्या है? सब्जेक्ट है। ये वाला क्या है? वर्ब है। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, हमें यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हालांकि
ये अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये नाउन का काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। इसका मतलब है तो ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है? हम एक ऐसे किस्म के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में लगा रहे हैं जिसका खुद के अंदर भी एक खुद के अंदर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इस पूरे पूरे को स्प्लिट करें या इसको एक नाम दें तो ये नाम है नाउन क्लॉज। और अगर हम पूरे को स्प्लिट करें, स्प्लिट करने के बाद नाउन क्लॉज के अंदर ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है और ये आगे बताते हैं क्या है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप इस तरीके की एनालॉजी से याद कर सकते हो कि ये पूरा दुनिया है, उसके अंदर ये भारत है। अच्छा, भारत के अंदर भी तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं केवल हमारे पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट देश है। ये देश का नाम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देश का नाम है। लेकिन एक देश को पकड़ लिया, इंडिया को पकड़ लिया, इंडिया के अंदर भी तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो इसके अंदर भी तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो ऐसे? तो ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है। अब देखो, अब हमसे पूछा गया था एब्रप्टली बताओ, तो हमने अलग अलग कर लिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, आर्टिकल है द, मूवी यहाँ का नाउन है, एंडेड यहाँ का वर्ब है। एब्रप्टली क्या है मैं बता चुका हूं, आप मुझे बताओ क्या है। पहला इंडिकेशन एलवाई लगा है, तो शायद एब्रप्ट के आगे एलवाई लगा के एब्रप्टली बनाया गया है। ठीक है, पर ऐसे कभी मत सोचना, हमेशा इस तरीके सोचना फंक्शन क्या है इसका सेंटेंस में, क्या काम कर रहा है। लिखा है मूवी अचानक से बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? अचानक से बंद हो गया। क्या ये बंद होने का जो तरीका था, जो एंडेड यहां लिखा था, क्या उसका मैनर बता रहा है? क्या ये बता रहा है कि ये कैसे बंद हुआ था? तो जवाब है भैया ये अचानक बंद हुआ था। अचानक का मतलब क्या है? कि ये एब्रप्टली बंद हो गया था। अगर ये एब्रप्टली बंद हो गया था तो ये मैनर बताएगा। अगर ये मैनर बताएगा तो हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ब के बारे में मैनर बता दे, टाइम बता दे, फ्रीक्वेंसी बता दे, ये सारी चीजें हमेशा एडवर्ब होती हैं। तो एंडेड के बारे में ये तरीका बता रहा था, कैसे खत्म हुआ? अचानक खत्म हो गया। अच्छा और सोचो, एब्रप्टली आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, ब्यूटीफुली लगा दें, द मूवी एंडेड ब्यूटीफुली। तो अगर मैं ब्यूटीफुली लगाऊं तो क्या मूवी ब्यूटीफुल था कि ब्यूटीफुल तरीके से खत्म हुआ? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल तरीके से खत्म हुआ, जिसका मतलब है ये जो एंडेड था उसका तरीका बताया जा रहा था। अगर उसका तरीका बताया जा रहा था तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? ये वाला हो जाएगा एक एडवर्ब। अगर हम स्पेसिफिक होते तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता, ये तरीका बताता कि हम किस तरीके से मूवी खत्म हुई थी। तो यहां से हमने क्या सीखा कि नाउन क्लॉज क्या होता है। यहां से हमने सीखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर को इजीली कैसे पहचाना जा सकता है। नोट्स बना रहे हो आई अज्यूम। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है कि आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। आते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? मॉडल है। मीट क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, अच्छा विल क्या है? एक मॉडल है। तो मॉडल के साथ एक चीज याद रखना कि इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एरर के दौरान तो मैंने बहुत बार बताया है आपको कि मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो क्या लिखा हुआ है? आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा। व्हाट का रिप्लाई कौन दे रहा है? सॉरी, हु का रिप्लाई कौन दे रहा है? आई। क्या करूंगा मैं? मिलूंगा। तो हमारा मेन वर्ब क्या है? मीट। ये क्या था? मॉडल था। अच्छा मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है, तो देख लो बेस फॉर्म है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आई विल मीट हुम। आई विल मीट हुम, मैं किससे मिलूंगा भाई साहब? मैं सलमान खान से मिलूंगा? नहीं। मैं एम एस धोनी से मिलूंगा? नहीं, मैं आपसे मिलूंगा। तो हुम का रिप्लाई कौन दे रहा है? यू दे रहा है। ठीक है, आई विल मीट यू, ये वाला क्या हो जाएगा भैया हमारे लिए? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा हमारा सेंटेंस तो यहीं आके खत्म हो गया ना, हमें मिल गया, हमारा सब्जेक्ट मिल गया, हमारा वर्ब मिल गया, हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आगे जो चीज लिखी हुई है, ये आगे की चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन। आइए, लिखा है इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त, ये इतना इंग्लिश तो आप समझते ही हैं कि ये इन एक प्रीपोजिशन है, ये तो आप समझते ही हैं। हर प्रीपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। याद करो फिर से पहला स्टेटमेंट, अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन होना जरूरी है, नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ऐसी चीजें होना जरूरी है उसका। तो ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा। अब देखो इन एक प्रीपोजिशन था,
ये अपने बाद कोई नाउन ढूंढ रहा था, क्योंकि इसको अपने साथ ऑब्जेक्ट तो लेना ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्ट द है? नहीं, ये तो आर्टिकल था। क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्ट थर्ड है? नहीं, ये एडजेक्टिव था। क्या हम ये कह सकते हैं इनका ऑब्जेक्ट वीक है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि ये इन प्रीपोजिशन के बाद ये जो वीक लिखा हुआ है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमने शॉर्ट में लिखा इसको पीओ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर सवाल में मैं आपको एकदम डिटेल में 3-4 चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, वो साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, जो सीरियस नहीं है बच्चे, सीरियस हो जाओ। यही सारी चीजें जब डिफिकल्ट 4 लाइन वाले सवाल में आ जाती है ना, तो आपको लगता है टीचर जादू कर रहा है, टीचर जादू कर रहा है, वाह सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे डायसेक्ट करते हैं। आप भी कर सकते हो। मैं कोई अनोखा काम थोड़ी करता हूं जब मैं सेंटेंस को डायसेक्ट करता हूं कि सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा। यही सारी चीजें तो है। सुनो ना बस ध्यान से, मैं तो बोल रहा हूं, इतनी बार चीजें रिपीट करूंगा कि याद हो जाएंगी। सुनते जाओ खाली मेरी बात को। तो क्या लिखा हुआ है, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक। तो मैंने वीक को क्या बोला, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये द तो आर्टिकल है, ये तो रट्टा हुआ है बचपन से, आर्टिकल है। ये थर्ड क्या है सर? तो देखो ये थर्ड ना एडजेक्टिव है। अब मैं जो बोल दूंगा तो मेरी बात पे यकीन मत करना, खुद के दिमाग में ये चीज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद से सवाल पूछो, थर्ड क्यों होगा एडजेक्टिव? हमने क्या पढ़ा था कि एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन के बारे में या किसी भी प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और बता देगा, जो हमें पता है उसके अलावा कुछ बता देगा। तो यहां पे लिखा था थर्ड वीक, तीसरा हफ्ता। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से थर्ड हटाओ, लास्ट लगा दो, लास्ट हटाओ, फर्स्ट लगा दो। हम तो इसे खेल सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं। अंततः पॉइंट यह है कि जो सप्ताह है, जो वीक है, हम तो उसी के लिए बोल रहे। कौन सा वीक? थर्ड वीक। कौन सा वीक? फर्स्ट वीक। कौन सा वीक? लास्ट वीक। तो क्या ये वीक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं है? है। अच्छा, वीक तो एक नाउन था, तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये थर्ड देगा। ठीक है, ये थर्ड देगा। अच्छा, नाउन भी बहुत लोगों को पहचानने में दिक्कत आती है। तो देखो, ऐसे तो मतलब फंक्शन से ही पहचाना जा सकता है, पर मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली यही रूल है, पर ये एक कह लो कि हैक है जिससे आप पहचान सकते हो। पहला ये कि जिस चीज को छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन होता है। मैं लैपटॉप पर पढ़ा रहा हूं, लैपटॉप मेरा एक नाउन है। मेरे हाथ में एक राइटिंग पेन है, तो मेरे हाथ का पेन एक नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको छू पा रहा हूं ना, मैं देख पा रहा हूं ना, मैं आपको देख सकता हूं ना, तो वो एक नाउन होगा। तो जो भी चीज को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन होता है। पहला है कि ये है। दूसरा है, एस या ईएस लगा के अगर प्लूरल हो जाए तो वो भी नाउन के कैटेगरी में आएगा। क्या बोला मैंने? एस या ईएस लगा के अगर प्लूरल हो जाए तो वो भी नाउन के कैटेगरी में आएगा। जैसे वीक के आगे एस लगा के वीक्स तो बना ही सकते हैं, तो ये नाउन होगा। ठीक है, अब फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है जिसके आगे एस या ईएस लग गया वो सारे नाउन है, या हर नाउन के आगे एस या ईएस लगेगा। ये हैक है, पहचानने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो क्या लिखा हुआ था, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक। अब ये वीक क्या है? ये नाउन है। कैसा वीक का? थर्ड वीक का। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ अगस्त, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी मैंने बोला हर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो देखो ऑफ के बाद अगस्त लिखा हुआ है कि नहीं? अगस्त एक महीने का नाम होता है, इसका मतलब ये है वो एक नाउन है। नाम है तो नाउन है, इसका मतलब ये है कि ये अगस्त जो होगा ये एक नाम होगा, एक नाउन होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आगे बोलने वाला हूं। अगर आपको आपके लाइफ में पहले ये चीज आई है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, कोई बात पहले नहीं पता थी, तो मेरी एक एडवाइस मानो, सेंटेंस यही खत्म कर दो कि आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ। और बताओ क्या मीनिंग हुआ? कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। अब बोलोगे ना सर अधूरा लग रहा है। क्यों अधूरा लग रहा है? क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर आया था कि तुम अकेले कभी होगे ही नहीं, तुम होगे तो बच्चे जोड़े में होगे। कहने का मतलब है अपने बाद तुम्हें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कैरी करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कंपल्शन है। इसीलिए ऑफ के बाद क्या है? हमेशा एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये अगस्त क्या होगा? ये होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैं आगे सेंटेंस को एक्सपेंड करने के लिए 3, 4, 5, 6 प्रीपोजिशन लिखता चलो ना, तो हमें सबके आगे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप कितना भी लगा सकते हो, मतलब कितने भी प्रीपोजिशंस लगा दो, सेंटेंस कभी गलत नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है आई थिंक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था ये इन क्या है, तो डायरेक्ट में तो भैया ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जो कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात ध्यान से भी सुन रहे हैं और साथ साथ में अपना दिमाग भी लगा रहे हैं। और जो बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं उनको मजा आ गया होगा अभी ये चीज देख के कि यहां पे एक और कॉन्सेप्ट छुपा है जो शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा। क्या? अगर मैं आपसे पूछता, लेट्स से 1 मिनट के लिए, ये इन अंडरलाइंड नहीं होता, ये पूरा अंडरलाइंड होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये क्या है?
ऑप्शन दो, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये एक कंजंक्शन है, या ये एक प्रोनाउन है? आप मुझे बता दो क्या है। चलो, जवाब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्या लिखा हुआ था? आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। ये जो इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त है, क्या ये चीज टाइम बताने के लिए आ रही है? हाँ जी, टाइम बताने के लिए आ रही है। तो चलो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक और वर्ड से, यस्टरडे या टुमारो। यस्टरडे तो पास्ट हो जाएगा, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं टुमारो के साथ। किसके साथ कर रहे हैं हम? टुमारो के साथ। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। ये जो टुमारो वर्ड है, ये बता दो क्या है। आप झटाक से बोलोगे एडवर्ब, अभी तो पढ़ाया था। एडवर्ब समय बताता है, काम का। कौन से काम का? मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, मिलने का टाइम क्या है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, और आप बोलोगे सर ये वाला जो है ये एडवर्ब है। अच्छा, अगर ये वाला एडवर्ब है तो टुमारो को इसी से तो रिप्लेस किया है हमने। ये पूरा पूरा अगर मैं इसको तोड़ तोड़ कर देखूं, फिर से वही बात है कि मैं किसी देश के अंदर के डिस्ट्रिक्ट को देखूं तो ये प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है। ये तो मैं देश तोड़ रहा हूं। अब पूरी दुनिया कंसीडर करो, पूरा सेंटेंस कंसीडर करो, और मुझे बताओ कि इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो जवाब है, ये मीट का टाइम बता रहा है कि मैं आपसे कब मिलूंगा। मैं आपसे मिलूंगा 3रे हफ्ते अगस्त के। इसका मतलब ये जो इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त है, ये वाला एक एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं फ्रेज है? क्योंकि अगर टुमारो लिखा होता तो वो एक वर्ड था। अगर ये एक से ज्यादा वर्ड है तो ये डेफिनेटली या तो फ्रेज है या तो क्लॉज है। अगर ये क्लॉज होता तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता। आपको दिख रहा है कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है, कहीं कोई वर्ब नहीं है, तो हम इसे क्लॉज भी नहीं कह सकते। क्या कहना पड़ेगा? एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये सेंटेंस में क्या होगा? आई सब्जेक्ट, विल मीट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, एंड इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त एडवर्बियल फ्रेज। बोलो, ये भारी भारी जो आपको लगता होगा हिरोशिमा नागासाकी में बम गिर रहा है, ये एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, उतना मुश्किल है क्या? नहीं। आगे और प्रैक्टिस करेंगे, और चीजें आएंगी। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैस्मीन्स एंड रोजेस आर माई फेवरेट फ्लावर्स। जैस्मीन और रोज जो है ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। जैस्मीन्स एंड रोजेस, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। भैया दो दो सब्जेक्ट है? हाँ है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आगे आर लिखा हुआ है, ये वर्ब है। यहां पे क्या था? एंड। इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, मतलब यह है कि कंजंक्शन एक नाउन को एक नाउन से जोड़ता है, एक प्रोनाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ता है ना, एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव से जोड़ता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है सेंटेंस में? ये कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इधर जैस्मीन्स है जो कि नाउन है, रोजेस है जो कि नाउन है। तो नाउन को नाउन से जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये वाला क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ठीक है, आंसर मिल गया। आगे बढ़े। अब लिखा हुआ है आर माई फेवरेट फ्लावर्स। जैस्मीन्स एंड रोजेस आर माई फेवरेट फ्लावर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला क्या है? वर्ब है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहा जाता है वो है? प्राइमरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है? आपका दिमाग आपको बोलेगा कि ऐसा करो ना, आर को ऑक्सिलरी बना दो, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। फिर से वही बात है, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, चीजों को समझना है। देखो इंग्लिश में ना एक नई चीज अगर आपके लिए है तो सुनना। इंग्लिश में ना वर्ब का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसी चीज है ना, कई बार लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाती है। कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है? दो तरीके से पता चलता है। पहला, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होगा। क्या आपको यहां इसके बाद वॉकिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, डांसिंग ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं ना, मेन वर्ब तो कोई नहीं है। इसका मतलब पहला प्रूफ है ये लिंकिंग वर्ब होगा। दूसरा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये क्या नई चीज है? कुछ नई चीज नहीं। कॉम्प्लीमेंट या तो एक नाउन या तो एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, या तो एक नाउन या तो एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। इसका काम यह होता है कि यह सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बता दे, ये आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे, इसका बस इतना काम होता है।
यहां क्या लिखा हुआ था, जैस्मिन्स एंड रोजेज आर। अब आप इसको ऑब्जेक्ट बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, फिर से याद करो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका रिसीवर ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन क्या यहां कोई काम हो रहा है? अगर यहां पर कोई काम होता फिर कोई मेन वर्ब होना चाहिए था। क्या यहां पे कोई मेन वर्ब है? नहीं। इसका मतलब यह है यहां तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। यहां तो एक अवस्था बताई जा रही है, एक स्टेट बताया जा रहा है कि जैस्मिन और रोजेस मेरे फेवरेट फ्लावर्स, ये तो मेरी अवस्था है, मेरा काम थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि यहां तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। जब काम हो ही नहीं रहा तो किसके ऊपर काम हो रहा है, इसका जवाब कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी बच्चे इसे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि एक साइकी ये होती है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, जो बच गया उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ना 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 ना, जो बच गया उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि जो काम हुआ वो किसके ऊपर हुआ, जिसके ऊपर होगा उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहां तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां तो ऑब्जेक्ट हमें मिल नहीं सकता। तो जो बच गया है वो क्या है? बच गया है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पता चलता है हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बहुत आसान है भैया, आप देख लो। क्या जैस्मिन्स और रोजेस के बारे में बोला जा रहा है? या ऐसे भी इसको कहा जाता है कि जैस्मिन्स और रोजेस माय फेवरेट फ्लावर्स एक ही चीज होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैस्मिन और रोजेस क्या है, आप बोलोगे माय फेवरेट फ्लावर्स। और मैं आपसे पूछूं माय फेवरेट फ्लावर्स क्या है, आप बोलोगे जैस्मिन एंड रोजेस। जिसका मतलब है जिसे हमने सब्जेक्ट माना है उसी को शब्द बदल के हमने इधर लिख दिया है ना, और जिसको हमने इधर लिखा है उसको शब्द बदल के सब्जेक्ट में लिख दिया। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। जब हम जैस्मिन एंड रोजेस बोलेंगे आप तुरंत समझ जाओगे फेवरेट फ्लावर्स की बात हो रही है, और जब हम फेवरेट फ्लावर्स बोलेंगे आप तुरंत समझ जाओगे जैस्मिन एंड रोजेस की बात हो रही है। क्या ये बात समझ पाए हो? है ना। तो मैं कह रहा हूं, मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर बहुत अच्छा विकेट कीपर है। तो मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? संगकारा के बारे में नहीं ना, हम धोनी के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। पहले लाइन में तो बोला कि धोनी माने फेवरेट प्लेयर माने धोनी, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आसान है, समझ गए। तो अभी क्या है, ये आर ना, आर की जगह इक्वल टू मान लो, आर की जगह इक्वल टू मान लो, खेल खत्म। जैस्मिन एंड रोजेस इक्वल टू फेवरेट फ्लावर्स इज इक्वल टू जैस्मिन एंड रोजेस। तो ये क्या था? सब्जेक्ट। ये क्या था? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं जितना तोड़कर और जितनी साधारण भाषा में समझा पाऊं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो टर्म्स है, बहुत सारे जो ग्रामर से रिलेटेड टर्म्स हैं, मैं उनको जानबूझ के यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जो बिगिनर बच्चे हैं वो डर जाएंगे। ठीक है, या वो परेशान होकर छोड़ देंगे कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है। मैं चाह रहा हूं इसको जितना लेमैन टर्म्स में मैं समझा पाऊं। ठीक है, जैस्मिन एंड रोजेस आर माय फेवरेट फ्लावर्स, मैंने बता दिया आपको कि ये वाला क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जरा इसको भी तोड़ लें। क्या लिखा है? माय फेवरेट फ्लावर्स, है ना। तो ये फ्लावर्स क्या होगा भैया? ये वाला तो नाउन है, ये वाला तो नाउन है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि फ्लावर्स कैसे थे। लाल थे, पीले थे, गुलाबी थे, मुझे पसंद नहीं थे, या मुझे बहुत पसंद थे। इसमें से कुछ पता चला क्या? हाँ जी, एक चीज पता चला फेवरेट देखकर, कि मुझे बहुत पसंद थे, मेरा सबसे पसंदीदा था। मेरा सबसे पसंदीदा क्या था? फ्लावर था। तो क्या मैं फ्लावर्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं? हाँ जी, कर पा रहा हूं। ये फ्लावर्स क्या था? नाउन था। नाउन के बारे में जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दोगे तो उसे ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बताना, क्या ये फेवरेट वर्ड एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूं कि फेवरेट फ्लावर्स है किसके? मेरे। क्या मेरा अधिकार है मेरे फ्लावर्स पे? मेरे फेवरेट होने पे मेरा अधिकार तो है ही। अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, क्या मैं इन तीनों को मिलाकर नाउन फ्रेज बोलूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि जैस्मिन्स एंड रोजेस आर फ्लावर्स, तो वो होता हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल एक नाउन। लेकिन अब ये एक नाउन नहीं है, एक से ज्यादा नाउन है, कॉम्बिनेशन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लिया है, एक एडजेक्टिव भी लिया है और नाउन भी लिया है। तो नाउन अपने साथ कुछ कुछ चीजें जोड़ कर लेकर आ रहा है। तो इसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब आप मुझे बताओ, क्लॉज क्यों नहीं कह सकते? क्लॉज नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट या वर्ब हो जाता तो हम इसे भी नाउन क्लॉज कहने लगते। बोलो, समझ में आ रही है चीज? मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। लिखा, शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव क्वेश्चंस। उसने बिल्कुल सच सच बताया डिटेक्टिव के जो भी सवाल थे उनको। शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव क्वेश्चंस।
शी क्या है? सब्जेक्ट। ट्रूथफुली आंसर्ड, आंसर्ड क्या है? वर्ब है ना? अच्छा, आंसर्ड मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने आंसर किया, क्या हो गया ये? मैं आपसे पूछूं किसने आंसर किया तो आप बोलोगे शी ने। तो ये शी क्या था? डूअर ऑफ द एक्शन। कौन सा एक्शन? व्हाट इज द एक्शन इन द सेंटेंस? आंसर्ड, है ना? तो हमें दो चीजें तो क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट कौन है? शी है, और वर्ब कौन है? आंसर्ड है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं शी आंसर्ड, आंसर्ड व्हाट? भैया उसने किसका जवाब दिया? शी ट्रूथफुली आंसर्ड व्हाट? तो जवाब है द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस। उसने डिटेक्टिव के सवालों का जवाब दिया है। किसका जवाब दिया है? द का जवाब दिया है क्या? नहीं। डिटेक्टिव का जवाब दिया है क्या? नहीं। उसने क्वेश्चंस का जवाब दिया है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि आंसर्ड का ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये नाउन है और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। रिसीवर किसके? कौन से एक्शन का? आंसर का। कि उसने किसका जवाब दिया? उसने क्वेश्चंस का जवाब दिया। ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला नाउन होगा और रिसीवर का काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसके सवाल थे भैया? डिटेक्टिव के सवाल थे। आपको दिख रहा है इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस अपने नाउन चैप्टर अगर पढ़ा है तो पढ़ा होगा। अपोस्ट्रोफी एस हम कहां लगाते हैं? जहां पे हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। कि सवाल किसका था? सवाल डिटेक्टिव का था। ठीक है। द क्या है? आर्टिकल है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को अलग अलग करूं तो ये सब्जेक्ट था, ये वाला वर्ब था और ये वाला ऑब्जेक्ट था। ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट था। अच्छा, अगर एक से ज्यादा वर्ड को के कॉम्बिनेशन को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो क्या अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला एक नाउन फ्रेज है तो क्या मैं गलत बोलूंगा? नहीं ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला एक नाउन फ्रेज है तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा। ये तो बिल्कुल ठीक है कि शी ट्रूथफुली आंसर्ड व्हाट? द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो हम इसे क्लॉज नहीं कह सकते, पर हम फ्रेज तो कह ही सकते हैं क्योंकि एक वर्ड का तो आंसर था नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा पूरा नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज है। अब एक वर्ड बच गया ट्रूथफुली। अब आप मुझे बता दो ये क्या होगा? एक है ट्रूथफुल, जैसे कि होता है ब्यूटीफुल। देखो FUL जब लगा हुआ हो ना तो ये एडजेक्टिव होता है, पर रट्टा मत मार लेना। देख लेना सेंटेंस में क्या है। मैं कह रहा हूं वो बहुत सच है, मतलब बहुत सच्चा है। ही इज ट्रूथफुल। ही इज ट्रूथफुल। कौन सच्चा है? वो मतलब ही। क्या एक प्रोनाउन है? हाँ। क्या मैं प्रोनाउन के बारे में ये बोलना चाह रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन की वो अच्छा है? हाँ जी, सच्चा है। हाँ जी। इसका मतलब इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में अगर हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दें तो हम उसे एडजेक्टिव नहीं कहते क्या? कहते हैं ना एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बोलो, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये है ट्रूथफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। और अभी हमने समझा कि एलवाई लगाने के बाद ये एक एडवर्ब बन जाता है, ट्रूथफुली बन जाता है, जो कि एक एडवर्ब है। इसका मतलब ये जो ट्रूथफुली लिखा है ये वाला एक एडवर्ब है। कैसे पता चला ट्रूथफुल क्या एलवाई लगा के बनाया गया? अब तो ये तो समझ में आया हमें कंस्ट्रक्शन से। अब हम समझते हैं फंक्शनैलिटी से कि सेंटेंस में क्या काम कर रहा था। तो देखो, मैंने बोला कि शी ट्रूथफुली आंसर, उसने सच सच जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? सच जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है, पहला इंडिकेशन। दूसरा, अगर मैं बोल रहा हूं ये ट्रूथफुली सेंटेंस में आया है, ये किसके बारे में बता रहा है? क्या ये शी के बारे में बता रहा है कि वो सच्चाई से है? ना, उसने सच्चाई से जवाब दिया। ये जवाब देने के तरीके को बता रहा है ना। इसका मतलब ये वाला एक वर्ब जो आंसर्ड है यहां पे, उसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तीसरा, क्या ये मैनर बता रहा है? हाँ जी, मैनर बता रहा है। मैं पूछ रहा हूं उसने कैसे जवाब दिया। तो यहां ये भी हो सकता था वो नर्वसली जवाब दे रहा था, नर्वस होकर जवाब दे रहा था, वो डर कर जवाब दे रहा था, वो नाच कर जवाब दे रहा था, वो लेट कर जवाब दे रहा था। मैं बोला वो सच सच जवाब दे रहा था। इसका मतलब ये है कि ये मैनर बता रहा था, जवाब देने का तरीका क्या था। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा कि नहीं होगा? तो ये तीनों चीजें आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि मालिक मैं एडवर्ब हूं। इसका मतलब ये क्या होगा? ये वाला एडवर्ब होगा कि नहीं होगा? तो ये ट्रूथफुली क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, बहुत से पर्दे जो अभी तक दिमाग में थे अगर मैं उन पर्दों को हटा पा रहा हूं, तो आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आपको अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बिल्कुल बकवास बात नहीं करता। अभी लगभग 50 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, 45 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ।
बीच में मैंने कोई बात नहीं की है, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई शायरी नहीं पढ़ी, ना ही कोई करंट टॉपिक पे बात किया है, क्योंकि मैं किसी का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं जिसका एक्सपर्ट हूं मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको जीरो बकवास मिलेगी, सिर्फ काम का कंटेंट मिलेगा। एक बार वीडियोस देख लेना, मजा आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना। पुराने स्टूडेंट हो तो प्लीज शेयर, आपका बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छा ग्रोथ है चैनल का। आगे और सपोर्ट करेंगे और ग्रोथ होगा, मुझे और काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा, ठीक है। आइए, पर वादा बस इतना है, नोट्स बनाना, ठीक है। एक ही प्रॉमिस करो कि नोट्स बनाते चलना। ऐसा ना हो कि ये अभी मैं बिगिनर लेवल पे पढ़ा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद मैंने एडवांस लेवल अपलोड किया और वहां आपने पूछा कि सर ये वाला नाउन फ्रेज कैसे पता चलेगा। फिर वो मत करना यार। नोट्स बनाओ, रिवीजन करना, रेगुलर रिवीजन करोगे चीजें आसान हो जाएंगी। अब देख रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल सवाल मैं ले रहा हूँ, बहुत लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ। आगे आएंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसे सीरीज बनेगी पढ़ने की। क्या लिखा हुआ है, हुर्रे वी वॉन द गेम, ठीक है। अब देखो, ये ना बचपन से हमने पढ़ा है कि ये वाला इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन का काम बेसिकली ये होता है कि ये इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भैया हम मैच जीत गए, तो हुर्रे बोल दिया। अच्छा, हार गए, अलास, आह, है ना। ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति कह रहा है उसके इमोशंस का पता चल सके, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो जवाब तो बहुत आसान है कि ये वाला एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ वी वॉन द गेम। वी क्या है, सब्जेक्ट है। वॉन क्या है, वर्ब है। द गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, हमने पूछा किसने जीता, बोला वी, ये हु का रिप्लाई था। क्या हुआ, जीता, ये एक्शन का रिप्लाई था। अच्छा, क्या जीत गया, व्हाट का रिप्लाई क्या था, गेम जीता। तो आंसर हो जाएगा द गेम, वी वॉन द गेम। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरजेक्शन। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ेंगे। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर। जो लड़का है वो अपने पिता को बेकार के खत लिखता है। लिखा है द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर। द सन क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है यहां पर, वर्ब है। अच्छा, लिखा था कौन लिख रहा है भैया, सन लिख रहा है। सन इज द डूअर, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। राइट्स क्या है यहां पे, ये एक्शन है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। सन लिख रहा है। अब मैंने आपसे पूछा द सन राइट्स व्हाट, ये लड़का जो है ये क्या लिखता है भाई, तो लड़का लिखता है खत। क्या लिखता है, खत। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा क्योंकि ये वर्ब के बाद आया था, मैंने फंक्शन दिखा ना। मैंने ये पूछा कि लड़का क्या लिखता है, व्हाट का रिप्लाई किसने दिया, लेटर्स ने दिया। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज क्लॉज या नॉन फाइनाइट होना जरूरी है। तो ये देखो नाउन है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ था, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किसे लिखा, टू हिज फादर। किसे लिखा, टू हिज फादर। ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हिज होगा क्या, नहीं, हिज तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फादर एक नाउन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फादर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। ये वाला क्या है, ये वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पढ़ा है आज की वीडियो की शुरुआत में ही। तो ये वाला क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं हिज फादर को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टू के बाद हिज फादर आए तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और एक लेवल एडवांस चलते हैं और मजा आएगा। क्या मैं ये बोलूं कि ये वाला नाउन फ्रेज है, क्या मैं ये बोलूं कि ये वाला नाउन फ्रेज है। मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि टू प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें फादर मिला था जो कि नाउन था, लेकिन उसके साथ हिज ये कंबाइन करके आया। एक से जैसे वर्ड्स बढ़े हम उसे फ्रेज बोल सकते हैं। कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब होगा तो क्लॉज बोल देंगे, लेकिन यहां तो है नहीं ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे, उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे। समझ पा रहे हो, आगे बढ़ते हैं। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स। अभी हमने सबको अलग अलग कर लिया है, किस कौन सा वर्ड बचा हुआ है, मीनिंगलेस। चलो आ जाओ, मीनिंगलेस। लेटर्स क्या लिखा है, मीनिंगलेस लेटर्स। ये लेटर्स जो है बच्चे, ये तो नाउन है, हमने पढ़ा था। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेटर कैसा है। चलो इसकी खूबी बता दो, लेटर की खूबी बताओ। पिंक है ना, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, कागज पे लिखा है, पत्ते पे लिखा है, कुछ तो खूबी बताई गई है सेंटेंस में। हाँ जी, खूबी बताई गई, ठीक है। नेगेटिव क्वालिटी है पर एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है।
खूबी तो बताई गई है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की गई है। हाँ जी, लेटर का ना कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, लेटर्स बिल्कुल मीनिंगलेस है। चलो ये अनप्लेजेंट है, नेगेटिव बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या लेटर के बारे में कुछ एडिशनल बताया गया है? हाँ जी बताया गया है। तो ये अगर नाउन है तो क्या हम इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे? एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? फिर से याद करो, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। किसी भी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। यहां नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी तो हम इसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, ये जो भी मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस बताया ना, जब मैं ये बताऊंगा ना कि फ्रेज और क्लॉज कितने तरीके के होते हैं, सेंटेंस में कैसे पता चलता है कौन सा फ्रेज कौन सा क्लॉज, तो ये चीजें बहुत काम आएंगी, इसलिए बोल रहा हूं। ये एक सीरीज होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर एक चीज को नोट करते जाना। आगे चल के परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे, हमें भी परेशान करोगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसलिए अभी सुनो ध्यान से। तो ये लेटर्स के लिए क्या हमने क्या यूज किया है? मीनिंगलेस यूज किया है। ये जो मीनिंगलेस है ये वाला क्या है? ये वाला एक एडजेक्टिव का काम करेगा, तो यहां पे ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड है कि ये एक एडजेक्टिव है? कैसे पता चला? नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। अच्छा अब देखो, द सन राइट्स व्हाट, तो क्या हम इसका रिप्लाई कर सकते हैं? मीनिंगलेस लेटर्स। द सन राइट्स व्हाट? द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स। तो ये क्या हम बोले कि ये एक नाउन फ्रेज है, ये भी मिल गया हमें। ये ऑब्जेक्ट तो था ही, पर ये एक नाउन फ्रेज भी तो हो सकता है, क्योंकि लेटर्स अपने साथ एक वर्ड चिपका के लाया है। कौन सा? मीनिंगलेस। कैसे खत लिखता है वो? मीनिंगलेस खत लिखता है। तो ये वाला नाउन फ्रेज होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्वेश्चन नंबर 8 पर है, लिखा है द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। सेक्रेटरी जो है उन्होंने खुद ही विजिट किया है अपने अफेक्टेड फैमिलीज को। लिखा है द सेक्रेटरी, क्या है? ये वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब क्या है यहां का? विजिटेड है। क्या किया है उन्होंने? विजिट किया है। ठीक है, द सेक्रेटरी विजिटेड। अच्छा मैंने पूछा किसे विजिट किया है? द सेक्रेटरी विजिटेड हुम, तो जो हुम का रिप्लाई करे वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का एक नाउन या प्रोनाउन या नॉन फाइनाइट होना जरूरी है। आई, द तो आर्टिकल है, अफेक्टेड वर्ब तो है नहीं, इसमें ईडी लगा हुआ है, वर्ब का फॉर्म है ये। ये वाला फैमिलीज जो है ये क्या होगा? ये होगा एक नाउन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिटेड का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, सॉरी विजिटेड का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे जवाब में फैमिलीज। ये वाला विजिटेड का ऑब्जेक्ट है। तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो सब्जेक्ट है सेक्रेटरी, वर्ब है विजिटेड, ऑब्जेक्ट है फैमिलीज। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अब फैमिलीज कैसे हैं? तो फैमिलीज भैया अफेक्टेड फैमिलीज है। कैसे फैमिलीज है? अफेक्टेड फैमिलीज है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं कि फैमिलीज कैसे थे? लार्ज फैमिलीज थे, स्मॉल फैमिलीज थे, इंडियन फैमिलीज थे, नेपालीज फैमिली थे, पाकिस्तानी फैमिलीज थे, अमेरिकन फैमिलीज थे। मैं कुछ भी तो लिख सकता हूं फैमिलीज के बारे में। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया जिन फैमिलीज पे प्रभाव पड़ा था। अभी भी हम फैमिलीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अफेक्टेड वर्ड है, वहां पे डायनासोर बैठा हो, छोड़ो ना। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये वाला नाउन था और इसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो ये एडजेक्टिव होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब इसके बारे में हम और चीजें जान सकते हैं, पर पहले ये बात कंफर्म कर लो कि ये वाला एडजेक्टिव है। अब देखो एडजेक्टिव ये कैसे बना, क्यों आपको अटपटा लग रहा है पढ़ने में? क्योंकि आपने पढ़ा है अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, और उसके आगे ईडी लगा के अफेक्टेड बना दिया गया। आपके दिमाग में आ रहा है सर ये तो वर्ब है, अफेक्ट मतलब तो प्रभाव डालना होता है, वो तो वर्ब का काम करता है, ईडी लगा दिया, पास्ट बन गया। हम यहां इसको एडजेक्टिव क्यों बना रहे हैं? तो देखो इस कॉन्सेप्ट को ना पार्टिसिपल्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, समझना इसको इस तरीके से कि जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई तो उनको बहुत सारे वर्ड्स नहीं मिले एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, कुछ एक ऐसे किस्म के क्वालिटीज थी जो काम के थ्रू ही बताई जा सकती थी। जैसे कि एक चलने लायक स्टिक, एक ऐसी स्टिक जिसका पर्पस ये है कि वो उसको पकड़ के लोग चलेंगे। तो अब उसको पकड़कर लोग चलेंगे, ये तो वर्ब है, ये तो एक्शन है, लेकिन हम स्टिक की क्वालिटी बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ना यहां पे चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही थी कि हमें किसी वर्ब का इस्तेमाल करके किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तभी एक नया कॉन्सेप्ट आया पार्टिसिपल का। क्या कहा गया पार्टिसिपल में? कि ये एक एडजेक्टिव होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा जिसे आप वर्ब से बनाओगे।
ये एक एडजेक्टिव होगा जिसे आप वर्ब से बनाओगे। अब वर्ब में भी इसके दो फॉर्म लिए जाएंगे, एक लिया जाएगा V3 और एक लिया जाएगा V4। एक लिया जाएगा V3 और एक लिया जाएगा V4। जब V4 लिया जाएगा तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब V3 लिया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। पार्टिसिपल्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो वर्ब के फॉर्म से बनाए जाते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, V3 और V4। V4 अगर कहीं यूज हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, V3 अगर कहीं यूज हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तो दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, पर मोस्टली एक अंतर जो हमारे सेंटेंस के कंटेक्स्ट में भी यहां पे है वो ये है कि अगर कोई ऐसा एक्शन आप बताना चाहते हो जो बीत गया और उसका इस्तेमाल करके एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो वहां पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना। ऐसा कोई एक्शन जो भी चल रहा है वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना। हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस में से ये एक डिफरेंस है, इसके बेसिस पे अंतर नहीं कर पाओगे, कभी और पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ था, फैमिलीज के आगे अफेक्टेड, ये क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो क्या ये मैं बोलूं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है? हाँ जी है, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। अब यहां इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां मतलब हो रहा है कि ऐसी फैमिलीज जिन्हें पहले अफेक्ट हो चुका है, ऐसी फैमिलीज जिन्हें पहले अफेक्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे अपना फोन निकालना भी है क्लास करते हुए, और देखना जहां से आप किसी को कॉल करते हो ना वहां डायल्ड कॉल लिखा होता है, यहां डायलिंग कॉल क्यों नहीं लिखा होता? देखो, सबसे पहले तो ये वाला नाउन है और हम कॉल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये वाला एक एडजेक्टिव है। डायल वर्ब से बना है, इसका मतलब ये वाला एक पार्टिसिपल है। V3 है, इसका मतलब ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि ये वैसे कॉल्स का ब्यौरा आपको देगा जो हो चुके हैं। डायल्ड कॉल खत्म हो चुका, मिस्ड कॉल जो आया और चला गया, अब न्यू फोन रिसीव कर सकते हैं आप, आकर चला गया। तो जो चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, पास्ट का कोई एक्शन जो कि खत्म हो चुका है, उसके इस्तेमाल से हम जब एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल के और भी काम है इसके अलावा, फिर से बोल रहा हूं कि ये केवल इकलौता अंतर है ऐसा नहीं है, बहुत सारे अंतर हैं दोनों के बीच में, कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ये वाला एक एडजेक्टिव है, लेकिन आप जब थोड़ा अंदर जाकर देखोगे तो एक्चुअली ये एक पार्टिसिपल है जो कि वर्ब अफेक्ट से बनकर आया है, ईडी का फॉर्म है, मतलब V3 है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे क्योंकि ये अफेक्ट होने का काम ऑलरेडी हो चुका है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? तो हमने यहां से क्या क्या खोला कॉन्सेप्ट भाई, हमने पार्टिसिपल भी समझ लिया है, सारी चीजें ये वाली जो है ये हमने समझ ली है। आइए अगली चीज पर आता है। हमसे तो बेसिकली सवाल ये था कि ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ है ये क्या है, इस पे आ जाओ। जहां कहीं पे भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड आएंगे इसे रिफ्लेक्सिव या इंफैटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफैटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव या इंफैटिक, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड जो होते हैं ये प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। और कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफैटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो सवाल है क्या दोनों में अंतर है? कभी अगर ऐसा ऑप्शन आ गया कि रिफ्लेक्सिव है कि इंफैटिक है तो कैसे अंतर करेंगे? बहुत आसान, सुनो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंफैटिक प्रोनाउन जैसा नाम से लग रहा है ये एम्फसाइज करने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए, मतलब जोर डालने के लिए बोला जाता है। जैसे कि ही किल्ड हिमसेल्फ, किसी ने सुसाइड कर लिया, आपने पूछा उसने किसने मारा, मैंने कहा उसने खुद को मार लिया। ही क्या था? सब्जेक्ट। किल्ड क्या था? वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं ही किल्ड हुम, उसने किसे मारा, तो जवाब होगा हिमसेल्फ। अच्छा, हुम का रिप्लाई आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला जो है ना ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे केस में हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे। इसके पीछे की रैशनैलिटी ये है कि जब कोई काम हो और वो काम का रिफ्लेक्शन घूमकर उसी पर आ जाए, मतलब मारने का काम किसके ऊपर किया गया था? उसने किया था और खुद के ही ऊपर किया था। तो जब किसी एक्शन के जो कंसेक्वेंसेस है वो खुद घूमकर मेरे तरफ आ जाए, मैं करूं और मुझ पे ही प्रभाव पड़ जाए, मतलब सब्जेक्ट भी वही है ऑब्जेक्ट भी वही है, गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसे केस में हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उसने मारा, किसको मारा? खुद को मारा। ठीक है, यू डाइल्ड योरसेल्फ। मेरे पास दो फोन था, मैंने एक फोन से दूसरे फोन को डायल किया,
दोनों तो मेरे ही फोन है। इसका मतलब क्या है, यू जो है सब्जेक्ट है, डायल्ड क्या है, वर्ब है, योरसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसको डायल किया था, उसे डायल किया था, होम का रिप्लाई है। अच्छा, अगर मैं एक्शन वाइज देखूं तो मैंने जो डायल करने का काम किया खुद को ही किया है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल होगा। अब बताओ इंफेटिक किसे कहते हैं? तो भैया इंफेटिक वो होता है जहां पे आप जोर डालने के लिए कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना लेट्स से नहीं आता, ठीक है। अगर मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, मैंने किसी के लिए लेट्स से अपनी वाइफ के लिए मैंने किसी दिन कुकिंग कर दी, उनका बर्थडे था, स्पेशल बनाने के लिए मैंने कुकिंग कर दी। मेरी वाइफ ने टेस्ट किया, पूछा कहां से मंगवाया, मैंने बोला कि मैंने बनाया। उसने बोला मजाक मत करो। मैंने बोला अरे नहीं नहीं, आई माई सेल्फ कुक फॉर यू, मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है। अब यहां पे जो माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है, ये तो एम्फसाइज करने के लिए किया गया। क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है? नहीं है, नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। यहां पे इसका काम क्या है, ये जोर डालेगा। मैं कह रहा अरे नहीं नहीं, मैंने बनाया भाई तुम्हारे लिए, मैंने खुद ने बनाया तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला एम्फसाइज करने का काम कर रहा है, एम्फेसिस का काम कर रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला एम्फेसाइज क्या बोल रहा था, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा या नहीं होगा? 100% होगा। अब जरा अगर आप समझ गए हो और अपने कॉपी पे नोट्स भी बना लिया है, तो मुझे बता दो ये हिमसेल्फ क्या था। देख लो क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। तो क्या हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट में यूज नहीं हो रहा तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एम्फेटिक हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है? अगला, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब। कहां से गुजर रहे थे? फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इतनी जल्दी जल्दी मैंने पार क्यों कर दिया? क्योंकि ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। थ्रू क्या था? प्रीपोजिशन था, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग, चिल्ड्रन जा रहे थे कहां से? फॉरेस्ट के थ्रू। ये थ्रू क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? इसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब एक सवाल का जवाब दे दूं। मैंने अंडरलाइन पोर्शन बढ़ा दिया, मैंने इसको पूरे को अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्या है? अब बताना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा या नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, द चिल्ड्रन आर वॉकिंग वेयर, चिल्ड्रन किस चीज से गुजर रहे हैं? तो आप बोलोगे थ्रू द फॉरेस्ट। एडवर्ब प्लेस होगा कि नहीं होगा? होगा। पर अभी हमारे लिए ये अंडरलाइन पोर्शन नहीं है। अंडरलाइन पोर्शन कौन सा था? थ्रू था। तो थ्रू क्या होगा? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो अभी ये तो मैं बिगनर लेवल पे चल रहा हूं। अगर आपको ये क्लास ठीक लगा, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगर ये क्लास आपको ठीक लगा तो बताना क्या आप इसका सेकंड पार्ट चाहोगे। क्योंकि देखो मेरे प्लान्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस वीडियोस कराता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रामर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बेसिक अभी तक मैंने चालू भी नहीं किया कहीं पढ़ाना। मुझे नहीं पता इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा होगा, मुझे नहीं पता कि मैं जिस लेवल पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको उस लेवल पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये चीज़ें समझ में आई हैं। दूसरी चीज़, क्या आप इसका पार्ट 2 चाहोगे, या जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए, आप बताना क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको चाहिए कि एक सेंटेंस दिया हो, उसमें क्वेश्चन अंडरलाइन हो, 4 लाइन का सेंटेंस हो, 3 लाइन का सेंटेंस हो, वहां फाइंड आउट करना हो। तो ये जो एडवांस लेवल पे जाना मतलब आप चाहते हो अगर, तो क्या आपको अगला पार्ट चाहिए, वीडियोस चाहिए? अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे पार्ट्स बनाऊंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है अभी। अगर आपको जरूरत है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो जरूर से कमेंट में बता देना कि अगला पार्ट चाहिए। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए कि अगला पार्ट चाहिए, तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। ठीक है, आज इस वीडियो में चूंकि मुझे बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में समझानी थी, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना कॉन्सेप्ट टच कर पाऊं, पर इतना ही है ऐसा नहीं है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा ज्ञान चक्षु और खुलेंगे। तो बताना मुझे। यह है क्वेश्चन नंबर 10, यह है आपका होमवर्क। आपसे पूछा जा रहा है स्लोली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ठीक है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताओगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको मजा आया ये पढ़कर, तो आप मुझे पूरा ही बता देना कि क्या क्या है इसमें से, नाउन कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, प्रीपोजिशन कौन सा, ये पूरा बता देना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जो बच्चे पूरा खोल पाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि तैयारी आपकी ठीक ठीक चल रही है और आपको क्लासेस ठीक लगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए जरूर से बता देना। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज कंटिन्यू होगी या नहीं होगी।
आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी, पढ़ाई अच्छी लगी। अगर मैं कंट्रीब्यूट कुछ कर पाया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।